हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। आज हम देखेंगे कि आप एक सफल बैकएंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं। ये पूरे प्रोसेस को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि बैकएंड डेवलपर होता कौन है, बैकएंड डेवलपर का क्या काम होता है, बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको किस सीक्वेंस पे चलना चाहिए, वो सारी चीजों को मैं आपके सामने क्या करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बैकएंड डेवलपर का जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बैकएंड डेवलपर करता क्या है। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन हुए या मैं भी जब ज्वाइन हुआ था तो बैकएंड डेवलपमेंट में हमें क्या करना होता है, उसका क्या काम होता है, ये सारे प्रोसेस को पहले समझते हैं। देखिए, बैकएंड डेवलपर को सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बैकएंड डेवलपर को सर्वर साइड की नॉलेज होनी चाहिए। दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक क्लाइंट साइड काम करती है और एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड होता है फ्रंट एंड वाले बंदों के लिए और सर्वर साइड होता है बैकएंड वाले बंदों के लिए। अब सर्वर साइड का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म बनाया, आपने अपनी वेबसाइट पे फॉर्म बनाया और फॉर्म भरने के बाद उस फॉर्म का डेटा मेल पे भेजना है। तो फॉर्म का जो भी डेटा अगर मेल पे भेजना है वो सर्वर साइड आपके पास क्या होगा, जाएगा। तो वहां पे आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्लाइंट साइड डिजाइन बनाने के लिए सही है और सर्वर साइड क्या है, बैकएंड पे लॉजिक लगाने के लिए सही है। अब देखिए, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आना चाहिए उसको। बैकएंड जो डेवलपर होता है उसको तीन चीज का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, सर्वर, एप्लीकेशन और डेटाबेस। इन तीनों चीज के कॉम्बिनेशन पे वो क्या करता है, काम करता है। मान लीजिए कि वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन पे हैं, वेब एप्लीकेशन पे है, मान लीजिए वहां पे बंदा आता है, ऐड टू कार्ट करता है। तो ऐड टू कार्ट करते समय उसको एक यूजर इंटरफेस दिखता है, उसने ऐड टू कार्ट किया, मगर पीछे एक बिजनेस लॉजिक भी होता है ना कि ऐड टू कार्ट पे हमें कार्ट में इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो वहां पे जो पीछे की साइड जो लॉजिक चलता है वो होता है बैकएंड डेवलपर का लॉजिक। बैकएंड डेवलपर के लॉजिक्स को यूजर देख ही नहीं पाएगा कि उसने पीछे क्या लॉजिक लगा के ऐड टू कार्ट किया है। यूजर को सामने बस ये दिखेगा कि उसके कार्ट में आइटम क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो बैकएंड डेवलपर लॉजिक्स पे काम करता है कि पीछे जो लॉजिक्स चलता है उस पे काम करता है और फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन पे काम करता है। तो हम यहां पे बात किसके कर रहे हैं, बैकएंड डेवलपर की। तो बैकएंड डेवलपर क्लियर है कि लॉजिकल होगा, लॉजिक से भरा हुआ बंदा होगा, क्योंकि हर रिक्वायरमेंट पे लॉजिक है। जैसे कहीं हमने लॉगिन का फॉर्म बनाया, हमें लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड किसी ने पुट किया, तो यूजर नेम पासवर्ड पुट करते ही उसको चेक कराना है कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बैकएंड डेवलपर का काम होगा कि मैच कराइए कि ये जो यूजर नेम पासवर्ड है मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो लॉगिन करा दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, बैकएंड पे सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। वो सारे कॉन्सेप्ट को बैकएंड डेवलपर क्या करता है, पूरा करता है। तो बैकएंड डेवलपर के अंदर ही बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं कि आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। बैकएंड डेवलपर के अंदर आप एपीआई डेवलपर भी बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसमें एंड्रॉइड से ऐप बनती है, विदाउट एपीआई की तो बन नहीं सकती। वहां पे एपीआई डेवलपर भी क्या होता है, बैकएंड वाला ही बंदा होता है। तो बैकएंड डेवलपर क्लियर है, जिसको बैकएंड पे काम करना आएगा, सर्वर साइड पे काम करना आएगा, जिसको डेटाबेस पे काम करना आएगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको और थोड़ा क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। देखिए, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे आपके सामने यहाँ पे फॉर्म है। ये फॉर्म में क्या हुआ, नेम है, मान लीजिए यहाँ पे नेम आ गया आपके सामने, यहाँ पे ईमेल आ गया और यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने आ गया मैसेज का बॉक्स। यहां पे हमने तीन बॉक्सेस बना रखे हैं और यहां पे आ गया एक सेंड का बटन। यूजर आता है, यूजर मेरी वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट पे उसको क्या करना है, इंक्वायरी करना है। तो ये जो फॉर्म बनाने का काम है ये तो फ्रंट एंड डेवलपर का है, वैलिडेशन लगाने का काम फ्रंट एंड डेवलपर का है। मगर इसका जो डेटा फिल हुआ, जैसे डेटा में इसने कुछ लिखा, तीनों के अंदर कुछ भी लिखा, लिख के सेंड बटन पे क्लिक किया तो ये जाएगा सर्वर के पास, यहां पे पहुंचेगा डेटा लेके पहुंच गया। तो इन तीनों डेटा को क्या करेगा, जो बैकएंड डेवलपर होगा उन तीनों डेटा को गेट करेगा। नेम को गेट कर लेगा यहां पे, ईमेल को गेट कर लेगा यहां पे आपके सामने, और यहां पे मैसेज को गेट कर लेगा। तीनों को गेट किया, गेट करके यहां पे मेल का लॉजिक क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। तो आपको फॉर्म दिखा, आपने फॉर्म में डेटा फिल किया, डेटा फिल करके डेटा कैसे पीछे स्टोर हुआ, कैसे मेल पे गया, ये पूरा प्रोसेस आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो रोल होता है ये बैकएंड पे चलता है। तो ये रोल किसका होता है, बैकएंड डेवलपर का होता है। तो किसी भी कंपनी में ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बैकएंड डेवलपर होगा वो बहुत लॉजिकल होगा, क्योंकि बैकएंड डेवलपर ही क्या करता है, कोड को कस्टमाइज भी करता है। जैसे आप मान लीजिए कोई डेटाबेस से क्वेरी चला रहे हैं, डेटाबेस से क्या कर रहे हैं, डेटा लेके आ रहे हैं, तो उस केस में डेटा आपका कस्टमाइजेबल होना चाहिए, वहां भी बैकएंड डेवलपर का ही रोल होगा। उसका डिजाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। डिजाइन क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर बना के देगा, बैकएंड डेवलपर उस डिजाइन पे अपने लॉजिक्स को क्या करेगा, लगाएगा।
अगर सामने वाली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि यहां पे फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म सबमिट होते मेल चला जाए तो वो मेल का लॉजिक लगाएगा। अब क्लाइंट ने बोला कि मेल तो जा ही जाए, साथ में ये डेटा कहां पे सेव हो जाए, डीबी में सेव हो जाए। डीबी का मतलब डेटाबेस में सेव हो जाए, और डेटाबेस में सेव कराने का काम भी किसका होगा, अपना बैकएंड डेवलपर का ही होगा। तो बैकएंड डेवलपर का रोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि उसको बैकएंड में जो भी वैल्यू मिल रही है उस पर क्या करना है, खेलना, उस पर ही अपना काम इंप्लीमेंट करना है। ये तो मैंने बता दिया उसका। अब एक बार वेबसाइट के एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जब तक डिजाइन देख रहे हैं ये तो फ्रंट एंड का काम है। मान लीजिए अब आ गया बात कि यहां पे आपने क्लिक किया, एक फॉर्म खुला, इस फॉर्म में मैंने कोई भी डेटा फिल किया तो डेटा फिल करके मेल जाएगा, डेटाबेस में सेव होगा डेटा, ये बैकएंड वाले का ही काम है। तो जब भी डायनेमिक वेबसाइट बनेगी, मैं क्लियर बता रहा हूं, जब भी डायनेमिक वेबसाइट बनेगी तो डायनेमिक वेबसाइट के अंदर बैकएंड डेवलपर का रोल आएगा ही आएगा, क्योंकि विदाउट डेटाबेस, विदाउट आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना सकते। तो हम स्टैटिक बनाते हैं तो फ्रंट एंड वाले का रोल है, जब हम डायनेमिक बनाते हैं तो बैकएंड वाले का रोल है। तो यहां पे क्लियर है कि बैकएंड डेवलपर लॉजिक्स पे काम करता है, पीछे के बने हुए लॉजिक्स, पीछे के जो भी पोर्शन होता है उन सारे लॉजिक्स पे काम करता है। मान लीजिए आप लॉगिन करें, कहीं रजिस्ट्रेशन करें, चेंज पासवर्ड करें, कहीं भी आप फॉर्म पे काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आप कहीं फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट सर्च किया कि मुझे 300 से 500 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां पे डेटा फिल्टर होकर आता है। वो भी क्या होता है, एक लॉजिक्स के थ्रू ही डेटा आता है। उसको थोड़ी पता है कि मुझे 300 से 500 का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या करता है, बैकएंड डेवलपर ही आपके डेटा के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा के क्या कर देता है, दिखा देता है। अब आते हैं कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बैकएंड डेवलपर बनने के लिए एक चीज ध्यान रखना, बैकएंड डेवलपर बनने के लिए फ्रंट एंड का थोड़ा पार्ट आना चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड पे ही हम बैकएंड को क्या करेंगे, लगाएंगे। क्योंकि हम अगर वेबसाइट पे बैकएंड का लॉजिक लगाने वाले हैं तो वेबसाइट का डिजाइन बना हुआ होगा, तभी हम क्या करेंगे, बैकएंड के लॉजिक को यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए क्या क्या आपको आना चाहिए वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। यहां पे देखिए बैकएंड डेवलपर अगर आप बन रहे हैं तो बैकएंड डेवलपर में सबसे पहले, मान लीजिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बैकएंड का काम कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आप पीएचपी के थ्रू भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं, आप पाइथन का यूज कर सकते हैं, आप जावा का यूज कर सकते हैं, आप डॉटनेट का यूज कर सकते हैं, आप रूबी का यूज कर सकते हैं, और एक मैंने मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज तो लिखी नहीं है, नोड जेएस। नोड जेएस भी अभी क्या है, बैकएंड के लिए काम आती है। ये सारी लैंग्वेजेस को एज ए बैकएंड डेवलपर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम पहले पीएचपी से स्टार्ट कर लेते हैं, पीएचपी से स्टार्ट करके हम चीजों को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ चीजें एडवांस सोचते हैं। देखिए पीएचपी भी बैकएंड के प्रोग्रामिंग के लिए काम आ जाएगी। अब पीएचपी में अगर आप एडवांस करते हैं तो आप फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, फ्रेमवर्क में आप लारावेल, कोऑर्डिनेटर, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है। अगर आप पाइथन में काम करते हैं तो पाइथन में आप जेंगो कर सकते हैं। तो क्लियर लॉजिक है कि हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग बनी हुई है, हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। तो ये जो है ये सारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख दी है। क्योंकि अब तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख ली, अगर डेटा सेव कराने की बात आएगी तो डेटा सेव करने के लिए आपको यहां पे डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा। तो आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, साथ में डेटाबेस का भी लॉजिक आना चाहिए। क्योंकि बैकएंड डेवलपर केवल ये नहीं होगा कि फॉर्म का डेटा ले रहा है, फॉर्म का डेटा डेटाबेस में स्टोर भी कराना होगा, वो भी काम किसका होगा, बैकएंड डेवलपर का होगा। ये हो गया मतलब एक लॉजिक कि हमने फॉर्म से डेटा लिया और डेटा हमने कहां पे सेव कर दिया, डेटाबेस में। अब डेटाबेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप MySQL कर सकते हैं, आप MongoDB कर सकते हैं, आप PostgreSQL कर सकते हैं, ऐसे Oracle कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं जिसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इन दोनों लॉजिक में ये ध्यान रखिए कि जब भी बैकएंड डेवलपमेंट में हम जाते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट में क्लियर लॉजिक है कि हमें एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और हमें एक डेटाबेस का पैनल आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस पूछते हैं, देखिए मैं आपको पीएचपी के अकॉर्डिंग बता देता हूं, पीएचपी के अकॉर्डिंग अगर आप सीक्वेंस रखते हैं तो आप पीएचपी सीखेंगे सबसे पहले। मान लीजिए बैकएंड डेवलपमेंट आप कर रहे हैं पीएचपी के थ्रू, फिर आप MySQL यहां पे सीखने वाले हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कि हम यहां पे एपीआई सीखने वाले हैं। तो एपीआई वाला काम भी कौन करता है, बैकएंड डेवलपर ही करता है। तो क्लियर लॉजिक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब पीएचपी में अगर आप फ्रेमवर्क का यूज करें तो लारावेल यूज कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि पीएचपी के साथ में आप MySQL, आप दूसरे डेटाबेस को भी क्या कर सकते हैं, पीएचपी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए डेटाबेस का आना जरूरी है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आना जरूरी है, और एपीआई वाला बंदा भी क्या करता है, बैकएंड के लिए ही बना हुआ है, बैकएंड डेवलपर ही होता है एपीआई वाला बंदा। अब इन सारे कॉन्सेप्ट में डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा आना चाहिए आपको। डेटा स्ट्रक्चर है क्या, मान लीजिए आपको मैंने कोई लॉजिक्स दिया, उस लॉजिक्स को बनाना आना चाहिए बैकएंड डेवलपर को।
कि उस लॉजिक में क्या लगने वाला है। मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में सारे जो भी ऑर्डर से उनका टोटल निकाल के दिखाओ। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि ये 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड में ये आज के क्या है, ऑर्डर के रिकॉर्ड है। एक का रिकॉर्ड 500 रुपए का, एक का 200 रुपए का, ऐसे मेरे पास 100 रिकॉर्ड है। मैंने आपसे कहा कि ये 100 रिकॉर्ड्स के टोटल से निकाल के दिखाओ। तो यहां पे लॉजिक सोचना भी बैकएंड डेवलपर को आना चाहिए। पीएचपी सीखने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका लॉजिक बिल्ड हो गया, यहां पे लॉजिक बिल्ड भी आना चाहिए। वो डेटा स्ट्रक्चर का बात है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आनी चाहिए जिससे आप अपने लॉजिक्स को बिल्ड कर पाए। मतलब जो भी अगर आपके सामने कोई प्रोग्राम आता है, ऐड टू कार्ट करना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉगिन करना उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पेमेंट गेटवे लगाना है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हर तरह के लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लॉजिक बिल्ड करने का काम आपका अपने ऊपर होगा कि आप कितनी तेजी से लॉजिक को क्या कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं। तो पूरे प्रोसेस में जो बैकएंड डेवलपर होता है वो सर्वर साइड पे काम करता है, डेटाबेस पे काम करता है, एपीआई पे काम करता है। उसके लिए क्या क्या आना चाहिए ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जिससे आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि बैकएंड डेवलपमेंट में हमें क्या आना चाहिए। मतलब कोई कई बंदे आके कहते हैं कि मुझे पाइथन के थ्रू बैकएंड करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटाबेस तो उसके अंदर भी रहेगा, पाइथन होगा, हम उसके अंदर जेंगो का यूज कर लेंगे जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। हम डेटाबेस कोई भी यूज कर लेंगे जिससे हम क्या करेंगे, वेबसाइट को डायनेमिक कर देंगे। तो सारे प्रोसेस में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल पीएचपी के अंदर ही आप बैकएंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। अभी मोस्ट ट्रेंडिंग है, देखिए नोड.जेएस। अब नोड.जेएस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। क्यों ट्रेंड में है? क्योंकि ये एक ऐसी जावा स्क्रिप्ट है जो सर्वर साइड रन हो रही है और जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सकती है, जो डेटाबेस से क्या कर सकती है, बात कर सकती है। नहीं तो जावा स्क्रिप्ट हम हमेशा कहां पे यूज करते हैं, क्लाइंट साइड। और नोड.जेएस जो आया है ये सर्वर साइड यूज करने के लिए आया है। तो ये आपका रोड मैप होना चाहिए। नोड.जेएस पे तुरंत नहीं जाना। अगर आपको जल्दी से जल्दी अगर आप अपने को कवर करना है तो आप पीएचपी के थ्रू वेब डेवलपमेंट करिए। फिर इसके बाद आप एडवांस चीजों में नोड.जेएस को यूज कर सकते हैं, पाइथन को यूज कर सकते हैं, जेंगो को यूज कर सकते हैं। सारी चीजों पे एक साथ नहीं जाना, आपको एक प्लेटफॉर्म पे ही रहना है। उसके थ्रू आप वेबसाइट डेवलपमेंट पूरा करिए। जब आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीख जाते हैं तो आप बन जाते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर। इसके बारे में भी मैं आगे की साइड क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। वो भी सारे प्रोसेस को मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।